Assalamualaikum, I'm Itza, your physics instructor from tutorial.tk, and now we are going to start our next chapter, that is electromagnetic induction. हमने अपने लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखा कि जब करंट किसी वायर में से फ्लो करता है तो वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। इस चैप्टर में हम इसको ऑपोजिट देखेंगे कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई करंट इंड्यूस्ड हो जाता है और उसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। यानी कि अगर हम एक कॉइल हो, उस कॉइल को हम किसी गैल्वेनोमीटर के साथ लगाएं और हम उसके गिर्द किसी मैग्नेट को लेके जाएं तो उस मैग्नेट जो ही उसके नजदीक जाएगा तो उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और हमारे पास गैल्वेनोमीटर पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगी विच शोस कि उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है और हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। और इसको हम डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट बाय changing the number of magnetic lines of force passing through it is called electromagnetic induction। अब ये हमारे पास ना नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल पे भी डिपेंड कर रहा होता है और इसके अलावा फ्लक्स लिंकेज पे। फ्लक्स लिंकेज से मुराद मेरी वो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना वो है, यानी कि जो फ्लक्स लिंकेज है वो प्रोडक्ट है एन का और फाई का। इधर मेरी एन से मुराद नंबर ऑफ टर्न्स है जबकि फाई से मुराद मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है। और ये सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था ना हमें फैराडे ने दिया था, तो इसी वजह से इसको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। अब रेट का मतलब यही है कि इसके अंदर डेल्टा टी इन्वॉल्व है, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में हम डेल्टा टी को लिखेंगे। और अगर आप देखें हम कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो वहां पे हम कांस्टेंट के लगाते हैं और इस जगह पे हम कांस्टेंट के की वैल्यू 1 लिखते हैं तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो टर्म है वो आती है E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। और इसमें हमारे पास जो नेगेटिव साइन है ना वो हमें लेंजेस लॉ को शो कर रहा होता है, यानी कि ये अपोजिशन ऑफर करता है अपनी इंड्यूस्ड ईएमएफ में। अब लेंजेस लॉ को डिफाइन कैसे किया जाता है कि जब भी इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है ना किसी भी डायरेक्शन में तो वो अपोज कर रहा होता है अपनी ही प्रोडक्शन को। यानी कि अगर एक कॉइल हो उसके नजदीक हम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को लेके जाएं तो हमारे पास वो कॉइल जो है ना एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करता है और वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जो ही मैं उस मैग्नेट को उस कॉइल से दूर लेके जाऊं तो वो हमारे पास एज अ साउथ पोल बिहेव कर रहा होता है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये जो है ना हमारे पास नेगेटिव साइन शो कर रहा होता है लेंजेस लॉ की बेस पे। अब इसमें हमारे पास ना कि हमने कैसे इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में है तो इसके लिए एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज होता है। पहले मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। दिस लॉ इज स्टेटेड दैट स्ट्रेच आउट द फोर फिंगर, मिडल फिंगर and thumb of your right hand so that they are right angles to another. If the forefinger points in the direction of magnetic field, thumb in the direction of motion of the conductor, then the middle finger point in the direction of induced current. यानी कि अगर आपकी जो फोर फिंगर है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रही हो और आपका थंब मोशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो हमारे पास जो हमारी मिडिल फिंगर है ना वो करंट यानी कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को शो कर रही होती है, क्योंकि इसमें हम कन्वेंशनल करंट नहीं ले रहे होते, क्योंकि ये जो करंट है ये जनरेट हुआ था ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये किसी बैटरी के टर्मिनल्स की वजह से जनरेट नहीं होता। तो इसमें हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट भी जो है वो हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के जरिए निकालते हैं। अब इसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ना ये बेसिकली दो टाइप्स की हैं, एक है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरी है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर मैं डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं तो ऐसे है कि जब हम किसी भी कंडक्टर को एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएं, यानी कि हमारे पास जो कंडक्टर है ना वो मूव कर रहा हो जबकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी हो। जबकि इसी के ऑपोजिट अगर मैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं तो इसमें हमारे पास जो कंडक्टर होता है ना वो स्टेशनरी होता है जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो मूव कर रही होती है। मैग्नेटिक फील्ड के मूव करने का मतलब मेरा ये है कि हमारा जो परमानेंट मैग्नेट है हम उसको कॉइल के नजदीक मूव करवा रहे हैं जबकि कॉइल जो हमारा स्टेशनरी पड़ा हुआ है। इसके बाद हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस का। अगर सेल्फ इंडक्टेंस जो कि नाम से ही जाहिर है कि किसी भी कॉइल के अंदर अपनी ही प्रोड्यूस करदा वो जो ईएमएफ है वो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस कहलाती है। अब इसको बेसिकली हम डिफाइन करते कैसे हैं ये आप डेरिवेशन से सीखेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना वो बेसिकली आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हमने उसकी जो वैल्यू निकाली थी वो E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी निकाली थी। अब अगर इस एन को मैं डेल्टा फाई से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये टर्म बनती है एन फाई जिसको हम फ्लक्स लिंकेज कहते हैं और फ्लक्स लिंकेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसमें हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो यानी कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के इक्वल होगी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के इक्वल होने का मतलब ये है कि जब वो हमारे उसके प्रोपोर्शनल होगी और हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो वहां पे हम एक एल लगाएंगे। एल से मुराद है मेरे पास सेल्फ इंडक्टेंस और ये हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको हम अपने आने वाले न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। हमारे पास जो इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल है ना वो डिपेंड कर रही होती है डिफरेंट फैक्टर्स पे। इनमें जो हमारे पास नंबर 1 है वो है शेप एंड द नंबर ऑफ टर्न्स एन,
इसके अलावा हमारे पास रिलेटिव परमिबिलिटी यानी कि जो हमने म्यू नॉट अपने लास्ट चैप्टर में एम्पेयर्स लॉ में पढ़ा, उस पे भी हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रही होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी कि डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता है और इसकी डेफिनेशन भी आपको पता है कि ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि किसी भी कॉइल को हम जब भी मैग्नेट के दरमियान प्लेस करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई फोर्स प्रोड्यूस होती है और उस फोर्स की वजह से वो कॉइल रोटेट होती है और हम उसको अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाने के लिए यूज करते हैं। अब इसका जो प्रोसेस है आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी देखा हुआ है कि जब भी हमारे पास कॉइल वर्टिकल पोजीशन पे होगा तो उस टाइम हमारे पास उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा, जबकि हमारे पास जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होगा यानी कि क्वार्टर ऑफ द वेव, क्योंकि आपको पता है कि एसी जनरेटर में एक साइनोसॉइडल वेव जनरेट हो रही होती है और वो जब अपने 1/4 पार्ट पर होती है तो उस टाइम उसमें मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही होती है। और फिर जो ही वो अपने हाफ पर आती है यानी कि वेव के हाफ पार्ट पर आती है तो उस टाइम हमारे पास जो ईएमएफ जनरेट होती है वो हमारे पास मिनिमम होती है और इसी तरह फिर मैक्सिमम और फिर हमारे पास मिनिमम ईएमएफ जनरेट हो रही होती है। अब इसमें एक नया टॉपिक है जो हमारे पास इस क्लास में है, वो है बैक ईएमएफ का। बैक ईएमएफ से मुराद मेरी ये है कि किसी भी कॉइल के अंदर हम जब कोई बैटरी प्लेस करते हैं तो एक तो हमारे पास ये होता है ना कि वो बैटरी की वजह से उसके कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक टॉपिक पढ़ा जिसको हमने सेल्फ इंडक्टेंस का नाम दिया कि सेल्फ यानी कि जो कॉइल खुद है ना वो अपनी ईएमएफ खुद भी जनरेट करेगा। तो ये जो दोनों ईएमएफ है ना ये एक दूसरे को अपोज करती हैं, एक को वी जबकि एक को ई कहते हैं। ई जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और वी हमारे पास जो बैटरी से निकलते हुए पोटेंशियल्स हैं वो हैं। अब इनका जो हमारे पास इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू ई प्लस आई आर यानी कि v माइनस ई, और ये माइनस ई जो है ना ये बैक ईएमएफ की वजह से है। ये माइनस साइन ही ये है कि वो अपोज कर रहा होता है अपनी ही ईएमएफ को और ये हमारे पास बैक ईएमएफ कहलाती है। इसके बाद हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन का। म्यूचुअल इंडक्शन की अगर बात करें तो यही है कि अगर हमारे पास दो कॉइल हो और एक कॉइल में ईएमएफ हम इंड्यूस करवाएं तो दूसरे कॉइल में उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगी। इसको डिफाइन किया जाता है द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और यही हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का तो आपको पता है ना कि ये हम यूज करते हैं एसी और डीसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। इसमें हमारे पास हमने दो टाइप के ट्रांसफार्मर पढ़ भी रखे हैं और हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, जिनमें है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करूं तो इसमें हमारे पास जो वाइंडिंग्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं, और प्राइमरी वाइंडिंग्स पे हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल होते हैं ना वो इसमें हमारे पास कम होते हैं, जबकि सेकेंडरी पे हमारे पास ज्यादा होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि ये हमारे जो एसी या फिर डीसी वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा होता है अपने आउटपुट एंड पे, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है ना वो इनपुट एंड है और अगर हम वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स को बढ़ा दें इट मींस कि अगर हम अपनी प्राइमरी कॉइल पे ज्यादा वोल्टेज दें और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दें तो हमारे पास आउटपुट जो है वो कम मिल रही होगी। अब इसमें हमारे पास इस तरह ना कि जो Vs है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होता है। Vs जो होता है ना वो Ns इंटू डी फाई ओवर डी टी, ये हमारे पास डी फाई ओवर डी टी का मतलब ये है कि मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जबकि Vp अगर Vp जो है मेरे पास प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज है वो हमारे पास Np इंटू डी फाई ओवर डी टी, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स है ना उनको हम मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस की रेशो लूं तो मेरे पास Vs ओवर Vp जो है वो Ns ओवर Np के इक्वल आएगा, जो कि हमारे पास ट्रांसफार्मर इक्वेशन कहलाती है। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में भी जो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो हो रहा होता है और इसको आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि जब हमने IP निकाला तो वो हमारे पास क्या बना, Vp IP इज इक्वल टू Vs Is, यानी कि Pp इज इक्वल टू PS। Pp से मुराद है मेरी पावर एट प्राइमरी वाइंडिंग इज इक्वल टू पावर एट सेकेंडरी वाइंडिंग, कि अगर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग की जो पावर है वो इंक्रीज करें तो हमारे पास सेकेंडरी पावर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम प्राइमरी वोल्टेजेस बढ़ा देंगे तो करंट को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, या फिर इसी तरह हमारे पास सेकेंडरी एंड पे भी यही हो रहा है कि अगर हम किसी एक चीज को बढ़ा रहे थे तो दूसरी चीज को कंप्रोमाइज करके उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें हमने ना कुछ लॉसेस देखने ट्रांसफार्मर के, तो उसमें जो चार मेन लॉसेस है ना आपकी बुक में वो है फ्लक्स लीकेजेस, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस। अब फ्लक्स लीकेजेस से मुराद यही है कि जो कोर होती है ना इसके अंदर ना हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो लीक कर रहा होता है, यानी कि कहीं ना कहीं से वाइंडिंग हमारी ब्रेक हुई होती है। या फिर अगर रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग की बात करूं तो जो वाइंडिंग की अपनी ऑफर करी हुई रेजिस्टेंस होती है ना वो भी हमारे पास ट्रांसफार्मर्स में लॉसेस को प्रोड्यूस कर रही होती है। एडी करंट की बात करूं तो एडी करंट हमारे पास ना बिल्कुल बैक ईएमएफ है, कि जो हमारे पास
ट्रांसफार्मर के यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की अपनी ईएमएफ है ना, वो हमारे जो इनपुट की ईएमएफ को अपोज करेगी ना, वो हमारे पास एडी करंट कहलाता है। और अगर हिस्टैरिसीस लॉस की बात करो तो हमारे यहाँ जो मैग्नेटाइजेशन हो जाती है कॉइल्स की, वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं इन द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस चैप्टर के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। Until then, this is Irta from tutorial.pk.